औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, केमिस्ट्री पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम रीड कर रहे थे। तो इसके लेक्चर हो चुके हैं, ये थर्ड लेक्चर है। जो प्रीवियस 2 लेक्चर थे उनमें से हमने रीड किया था अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़ के, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को रीड करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन और उनसे रिलेटेड जो भी उनसे डेराइव कंपाउंड होते हैं हम उनको रीड करते हैं। नेक्स्ट हमने रीड किया अबाउट द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने रीड किया अबाउट फर्स्ट पर्टिकुलर नेचर ऑफ द कार्बन के कार्बन कैटिनेशन कर सकता है। सेकंड हमने रीड किया अबाउट नॉन आयनिक बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉन आयनिक बिहेवियर शो करते हैं उसकी रीज़न मैंने एक्सप्लेन की उस लेक्चर में है। फिर हमने कहा था कि कम्प्लेक्सिटी ये शो करते हैं, फिर सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। फिर हमने रीड किया था अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन लो होता है। फिर हमने उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में रीड किया, फिर आइसोमरिज्म को देखा। ये सारे प्रीवियस लेक्चर में था। आज जो हम रीड करने जा रहे हैं वो है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में वैसे एक पैराग्राफ लिखा हुआ वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन करके लिखा है कि कभी आप शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखने लगें तो मैक्सिमम 6 लाइन्स लिखने के काबिल हो जाएं, जिस तरह मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि पहली इसकी इंपॉर्टेंस है कि रिएक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शंस होते हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। मीन देखें, मैंने आपको पहले भी कम्प्लेक्सिटी इन नेचर में मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है। सब में कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मेन और इसेंशियल एलिमेंट है। सो दे आर हाइड्रोकार्बन्स एंड दे आर इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इससे ये चीज़ प्रूव हुई कि हमारी बॉडी में भी जितनी जो चीज़ें पाई जाती है वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अस एंड फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स इन विच दीज बायोमॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। जिसमें ये बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन सब के लिए बायोमॉलिक्यूल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपने इसकी इस इम्पोर्टेंस को याद रखना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपाउंड पाए जाते हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। सो इस वजह से ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, फूड इंडस्ट्री। याद रखें, फूड इंडस्ट्री में भी जितने कंपाउंड पाए जाते हैं, साल के तौर पर आप फूड इंडस्ट्री में बेकिंग में जाते हैं तो आप कोई भी बेकिंग प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट इतनी, इसमें प्रोटीन इतनी, इसमें लिपिड्स की जो कंसनट्रेशन या परसेंटेज है वो इतनी है। और वो क्या चीज़ें होती हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एज वी हैव एक्सप्लेन्ड अप अबव कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनिक है। सो फूड इंडस्ट्री में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है। नेक्स्ट, मेडिसन इंडस्ट्री। देखिए, आपकी जितनी भी ड्रग्स बनती है, जितने भी सीरप बनते हैं, जितनी भी टैबलेट्स बनती हैं, जितनी भी मेडिसिन बनती हैं, उन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड की मोस्ट इंपॉर्टेंस होती है। बेंजीन जो होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेडिसिन इंडस्ट्री में भी जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग है, उनकी सिंथेसिस है, उनमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा रोल है। इवन इसके बारे में आप आफ्टर द सेकेंडरी एजुकेशन इसके बारे में फील्ड और इसके बारे में कोर्सेज भी करते हैं। लाइक बायोकेमिस्ट्री में भी आप इस चीज़ को रीड करते हैं और फार्माकोलॉजी में भी आप इसको रीड करते हैं। उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो याद रखना है कि मेडिसिन इंडस्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर देखें, इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल लेवल पर आप बहुत से इससे प्लास्टिक, फाइबर्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर तो एक होती जो कि सिल्क होती है, जबकि आप सिंथेटिक फाइबर बना सकते हैं। डिटर्जेंट आप सर्फ सोडा वगैरह बना सकते हैं, रबर, टेक्सटाइल, ये सारी चीज़ें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप गेन कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ के बारे में भी लाजमी याद रखना है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट 5 पे मैंने जो चीज़ एक्सप्लेन की है वो है सिंथेसिस ऑफ द सिंथेटिक कंपाउंड। देखें, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं और हमें पता है पॉपुलेशन भी बहुत डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो डे बाय डे इंक्रीज़ होने से जो सोर्सेज हैं जो कि नेचुरली अकरिंग है,
तो वो कम हो रहे हैं, उनकी उनमें डिक्रीजमेंट आ रहा है। तो उन डिक्रीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सिंथेटिक कंपाउंड बना रहे हैं, और जो ज़्यादातर वो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम गेन कर रहे हैं। सो आपने ये भी याद रखना है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से ऐसे कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं जो कि नेचुरली अगर कंपाउंड आने वाले वक्त में वो कम हो जाए तो उसकी शॉर्टेज को फेस कर सके। तो इस वजह से हम इससे सिंथेटिक कंपाउंड भी बना रहे हैं। अगेन रिवीजन करवा रहा हूँ इसकी कि आपको इम्पोर्टेंस में क्या लिखना है कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं लिविंग थिंग्स में वो ऑर्गेनिक in नेचर होते हैं। फिर आपने फूड इंडस्ट्री के बारे में बताना है, फिर आपने मेडिसिन इंडस्ट्री के बारे में बताना है, फिर आपने इंडस्ट्रियल लेवल के बारे में बताना है, और नेक्स्ट आपने सिंथेटिक कंपाउंड के बारे में आपने बताना है। सो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे है जी कि सोर्स कौन से हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कि आप कहाँ कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड को गेन कर सकते हैं, आप सिंथेसाइज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। नेचरली भी हैं और आप सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो नेचरली देखिए मिनरल से आपको मिलेंगे और प्लांट्स और एनिमल से भी आपको मिलेंगे। मिनरल्स क्या चीज़ें होती हैं, जो भी आप अंडर द अर्थ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं निकालते हैं, वो मिनरल्स होती हैं, और उनमें कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम होते हैं। अब कोल और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इसमें किस तरह कितनी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कितनी कार्बन की परसेंटेज होती है, क्या क्या इसका मैकेनिज़्म होता है, किस तरह ये इनकी सिंथेसिस होती है अंडर द अर्थ, उसके बारे में हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है कोल को। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द कोल के कोल है क्या चीज़। इसको डिफाइन मैंने किया है कि कंबस्टिबल ब्लैक डार्क ब्राउन रॉक, ऐसी रॉक ऐसी चट्टान जो कि ब्लैक होती है या डार्क ब्राउन होती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कंबस्टिबल, और जल भी सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कोल। तो आपने इस चीज़ को लास्ट में याद रखना है, व्हाट इज़ कोल, कंबस्टिबल ब्लैक डार्क ब्राउन रॉक इज कॉल्ड कोल। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन कोल इज़ फाउंड, कि कोल किस तरह बन सकता है, या हाउ कोल इज़ फाउंड, या कोल को किस तरह बनाया जाता है। तो याद रखें, कोल हो, पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो, आपने इसमें एक मेन कॉमन चीज़ याद रखनी है कि जितने भी ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल थे, लाइक द बॉडी डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स, लाइक डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, ये जब मर गए इनको दफना दिया गया, पहले जितने भी थे, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि कई कौमों पर अजाब नाज़िल हुआ, फिर वो नीचे वाली ज़मीन ऊपर आ गई। तो क्या हुआ, जैसे वो ज़मीन ऊपर आए उसके बाद चट्टानी उसके ऊपर बनने लगी, उनके सेडिमेंट्स बनने लगे, सेडिमेंट्स कहते हैं तहें बनने लगी। अब वो जैसे ही रॉक्स की सेडिमेंट्स बनती गई, नीचे थे डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से और बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से, वो क्यों इंक्रीज़ हो रहा था, बिकॉज रॉक्स की सेडिमेंट्स बन रही थी। तो उनकी इंक्रीमेंट की वजह से क्या हुआ कि वो जितने भी ट्रीज़ जो के रिमेन थे अंडर द अर्थ क्रस्ट, उनके हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बैक्टीरिया की डीकम्पोजिशन की वजह से वो कन्वर्ट हो गए इनटू द कोल। तो आपने याद रखना है कि ये काम एक दिन में नहीं हुआ, इस काम को फुलफिल होने में, इसकी कम्प्लीमेंट में अबाउट 5 मिलियन ईयर्स अगो लगे। 500 मिलियन ईयर्स अगो जितने भी रिमेन डेड ऑर्गेनिक मैटर थे इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, उन पर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के अप्लाई होने की वजह से वो कोल में चेंज हुए। तो ये थी कोल की फॉर्मेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड। नेक्स्ट भी देखेंगे कि कोल किस किस तरह बना, क्या मैकेनिज़्म था, क्या आगे प्रोसेस चला। तो देखें, हमने कहा था कि जितने भी डेड प्लांट्स थे वो चेंज हुए, उन पर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हुई, उन पर हाई टेम्परेचर अप्लाई हुआ और वो चेंज हो गए कोल में। अब हमने देखना है वो किस तरह। वुड पर देखे हाई प्रेशर, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वुड चेंज होगी पीट में, और जो पीट थी उस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये कहाँ से अप्लाई हो रहा था,
ये रॉक्स की सेडिमेंट की वजह से वो चेंज हो गया लिग्नाइट में, और लिग्नाइट पर हाई प्रेशर की वजह से वो बिटुमिनस कोयल में चेंज हो गया, और बिटुमिनस कोयल पर हाई प्रेशर की वजह से वो एंथ्रासाइट में चेंज हो गया। तो मैंने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है कि पीट क्या चीज़ होती है, लिग्नाइट क्या चीज़ होती है, बिटुमिनस कोयल क्या चीज़ होती है, एंथ्रासाइट क्या होती है। इससे कार्बन की परसेंटेज से मैंने बताया कि पीट जो है वो कोल की ऐसी फॉर्म जिसमें 60% कार्बन होती है, और लिग्नाइट क्या है, कोल की ऐसी फॉर्म जिसमें 70% कार्बन होती है, और बिटुमिनस कोयल क्या है, वो कोल की फॉर्म जिसमें 80% कार्बन होती है, और एंथ्रासाइट क्या है कि कोल की वो फॉर्म जिसमें 90% कार्बन होती है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि कोल किस तरह बना है, और कोल का वुड का कोल में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। और कार्बोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कितनी देर में है वो आपने याद रखना है कि इसको फुलफिल होने में अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो लगे। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। फिर आपने इसके बारे में बताना है कि आप कोल को मज़ीद फर्दर प्रोसेस से गुजारते हैं। आप क्या करते हैं, कोल को हीट करते हैं और कोल से डिफरेंट सब प्रोडक्ट्स निकालते हैं। अब देखें वो किस तरह निकालते हैं। दो प्रोसेस हैं। आप कोल को हीट करते हैं एट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखें दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगी। जब आप कोल को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो तब भी डिफरेंट प्रोडक्ट गेन होगी, और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तब भी डिफरेंट होगी। किस तरह, देखिए जैसे ही आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे कोल जो होगा वो जल जाएगा, और जलने से वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर या कार्बन ब्लैक या कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आप कोल को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो कन्वर्ट हो जाता है कोक में, कोल गैस में, और कोल टार में चेंज हो जाता है। ये आपने बात याद रखनी है कि जब वो प्रोसेस जिसमें आप कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वो इन प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द पायरोलिसिस। और वो प्रोसेस जिसमें आप कोल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कोल बर्न हो जाता है और वो चेंज हो जाता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या कार्बन ब्लैक में, तो वो प्रोसेस कहलाता है कंबशन या गैसिफिकेशन। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब आप कोल को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप गेन करते हैं, वो कौन कौन सी होती है, वो कोक होती है, वो कोल तार होती है, वो कोल गैसेस होती है। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, ये बुक में आपकी एक्सप्लेन कम किया गया है, मैंने थोड़ा थोड़ा इसका ब्रीफली बताया भी है कि कोल क्या है, ग्रे हार्ड पोरस फ्यूल, ये कोल की एक फॉर्म है जिसे हम कोक बोलते हैं। इसका आपको आता नहीं है लेकिन आपने इसके बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है कोल गैस। कोल गैस क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें गैसेस कौन कौन सी, मीथेन हो सकती है, इथेन हो सकती है, प्रोपेन हो सकती है। लास्ट पे क्या है, कोल तार। कोल तार में याद रखें लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये जितने भी रोड्स होते हैं उनकी रूफिंग के लिए और उनको स्मूथ बनाने के लिए भी आप कोल तार यूज़ करते हैं, जिसे हम आम लैंग्वेज में लुक भी बोलते हैं। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। और ये तीनों कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और याद रखें लास्ट में मैं जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इसकी कितने रिसोर्सेज है। पाकिस्तान में 184 बिलियन टन आपके पास कोल मौजूद है। पाकिस्तान में इसका इतना रिजर्वियर है, इतना पाया जाता है। और लास्ट पे आपने याद रखना है कि इसको यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। लाइम किल्स, ये भट्टियाँ जो होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। बेक द ब्रिक्स, ईंटों को पकाने के लिए 80% जो आपका कोल है, 184 का 80% अगर आप निकालें तो वो आपका कोल जो है वो यूज्ड होता है टू बेक द ब्रिक्स। और लास्ट, इसे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, और आप पावर जनरेशन में भी यूज़ करते हैं। क्यों, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, और कोल वहाँ पर भी यूज़ होता है। अगेन मैं सारा इसको रिवाइज़ करवा रहा हूँ कि आपने क्या क्या रीड किया। आपने कोल के बारे में रीड किया, कोल क्या चीज़ होती है उसको डिफ़ाइन किया। फिर उसके बाद आपने देखा कि कोल बनता किस तरह से, उसकी फॉर्मेशन के बारे में रीड किया कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से जो वुड थी, जो डेड ट्रीज थे, वो कोल में चेंज हो गए। फिर उसके बाद हमने उसका सारा मैकेनिज़्म को रीड किया। फिर पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन, कंबशन को रीड किया।
फिर डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उससे गेन हुई, हमने उसको रीड किया, फिर हमने रिसोर्सेज के बारे में रीड किया और देन वी यूज्ड, हमने इसके यूजेस पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और जिसको भी इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकता है कि सर यहाँ पर समझ नहीं आई, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूँगा, उसको वहाँ से गाइडलाइन दे दूँगा। लेकिन आप इस लेक्चर को लाजमी लें, व्हाट्सएप पे वैसे भी मैं लाइव लेक्चर दे रहा हूँ, एनीवन अगर कोई लेना चाहे तो वो वहाँ से भी ले सकता है। बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये लेक्चर मैं इसी तरह अपलोड करता रहूँगा। कुछ मसरूफियात की वजह से लेक्चर जो है उसकी अपलोडिंग में देर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ के होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, दुआ कीजिए, सबसे ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिए, और आपकी दुआओं की मुझे भी ज़रूरत है। ओके, खुदा हाफिज़।